हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वी ओंकार शक्ति, उसकीबा इंस्टीट्यूट ऑफ ज्योग्राफी कुशीनगर से। दोस्तों, सी टेट या यूपी टेट या एस टेट या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जहां सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं, उस सामान्य हिंदी के प्रश्नों को सही उत्तर देने के लिए उसके एक एक चैप्टर का मैं आपको जो है वर्णन कर रहा हूं आज और बताने चल रहा हूं। तो दोस्तों, सामान्य हिंदी लगभग ऐसी अभी परीक्षा का एक ऐसा पैटर्न है, लगभग हर परीक्षाओं में, जैसे लेखपाल की परीक्षा में, आरओ की परीक्षा में, बहुत सारे परीक्षाएं ऐसी आती हैं, सी टेट यूपी टेट की परीक्षाओं में, जहां से सामान्य हिंदी से प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, मैं आप सबके लिए सामान्य हिंदी को एकदम सरल भाषा में रखने का प्रयास कर रहा हूं और आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रश्न कैसे परीक्षा में आते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। तो दोस्तों, पहला चैप्टर हिंदी का हम शुरू करते हैं आज, वर्ण और वर्णमाला का। तो दोस्तों देखिए, वर्ण किसे कहते हैं, इस पर फोकस करते हैं। पहला है वर्ण। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड न हो सकें, यानी जैसे क एक वर्ण है, इसका खंड नहीं हो सकता। ख यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई जो ध्वनि होती है, और उसी ध्वनि को जिसका खंड नहीं होता है, अपन उसे क्या बोलते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर वर्णमाला की बात आती है दोस्तों। तो वर्णमाला को क्या होता है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णों का क्रमबद्ध समूह होता है, क्रमबद्ध मतलब क ख ग घ अंग ऐसे वाला, यानी कि क के बाद जो है ग आ जाए, ग के बाद च आ जाए, ऐसा नहीं। तो क्रमबद्ध समूह नहीं रहता। तो क्रमबद्ध समूह को अपन क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। अब दोस्तों, एक और जो है थोड़ी सी बात है, क्या हिंदी में वर्णमाला के वर्णों की जो संख्या है उसमें थोड़ा सा विवाद है। जैसे एक कामता प्रसाद गुरु आते हैं, वो केवल 43 वर्ण मानते हैं। वासुदेव नंदन आते हैं, वो 52 वर्ण मानते हैं। लगभग सभी लोग जो है वासुदेव नंदन की बात से स्वीकृति अपनी देते हैं और हिंदी में कुल 52 वर्ण होते हैं। तो अब इन 52 वर्णों को कैसे कैसे होते हैं, ये मैं आपको जो है काउंट कराने का प्रयास करता हूँ और बताने का प्रयास करता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में जो है 3 प्रकार का पहले उनको लिया जाता है। पहला एक लिया जाता है स्वर का, दूसरा है व्यंजन का, और तीसरा है संयुक्त व्यंजन का। तो पहले अपन स्वर की बात करते हैं। तो स्वरों की कुल संख्या होती है 11। हमेशा प्रश्न आता है, कुछ लोग 13 बताते हैं, तो वो 13 नहीं होते हैं दोस्तों, 11 ही होते हैं। ठीक है, मैं आपको दुनिया के टॉप जो हिंदी के साहित्यकार हैं, जिसमें जैसे डॉक्टर उर्मिला साध, डॉक्टर विवेक शंकर, डॉक्टर राजेंद्र सिंघवी, डॉक्टर वासुदेव नंदन, डॉक्टर हरिदेव बाहरी, डॉक्टर आर.डी. राय, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, इन सभी भाषा विज्ञानियों की मैं सारी किताबों को पढ़ने के बाद आप सबके लिए एक फ़िल्टर करके चीज़ लेकर आया हूँ। जैसे छलनी से छान करके आपके पास से एकदम प्योरिटी लेकर आया हूँ। तो मैं आपको बता रहा हूँ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11। इसमें हम स्वरों को 3 प्रकार में बांटकर आगे बढ़ते हैं। जैसे एक होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है संयुक्त स्वर। तो दोस्तों, ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4, जैसे अ, ई, उ और री। इनकी मात्रा भी मैंने लगाई है। छोटी ई की मात्रा ऐसे होती है, बड़े ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा इधर से होती है, और ऋषि री की मात्रा ऐसे होती है। फिर आते हैं अपन दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वरों की जो संख्या होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 3। दीर्घ स्वरों की संख्या होती है 3, जिसमें आ, बड़ी और ऊ। ठीक है, बड़ा ऊ। तो आ, ई और ऊ, इनकी मात्रा भी सामने रखी गई है। फिर उसके बाद से आता है आपका संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4, जैसे ए, ऐ, ओ, औ। तो इनकी मात्रा के संबंध में भी दोस्तों कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो आपको इनकी मात्रा का भी ध्यान रखना है कि इनकी मात्रा होती कैसे है। तो 4, 3 और 4, ये हो गए कुल 11। तो हमारे पास कुल 11 स्वर होते हैं। दोस्तों, एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि अ कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, तो हमारे पास मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या हो जाती है 10। तो आपको ये भी दिमाग में रखना है कि स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 10। अब हम इसमें आगे बात करते हैं। आपको मैं बताने का प्रयास करता हूँ इसके आगे क्या, कि जब एक और बात नोट के संदर्भ में मैं आपको कह रहा हूँ कि जब स्वर में व्यंजन लगता है तब उसके 10 रूप होते हैं।
केवल 10 रूप होते हैं जब स्वर में व्यंजन लगता है। तो अब देखिए क्यों, क्योंकि जो अ होती है सभी स्वरों में अ ध्वनि छुपी हुई होती है। जैसे इसको हम अगर कहें कि क, एक वर्ण है क, जब इस कर्ण क वर्ग का हम वर्ण का संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें क में हल चिन्ह लगाएंगे और इसमें अ लगाएंगे, तब जाके अब इसका ये जो है वो संधि विच्छेद होगा। यानी हर स्वरों में, हर व्यंजनों में अ स्वर छुपा होता है। ठीक है, तो ये आपको समझना है दोस्तों। इसके बाद मैं आपको व्यंजन ध्वनि पर लेकर चलता हूँ कि व्यंजन की संख्या कितनी होती है। तो अब आते हैं व्यंजनों की संख्या पर। तो देखिए व्यंजनों की संख्या में भी अपन काम करते हैं, तो व्यंजनों की कुल संख्या हो जाती है 33, यानी 33 व्यंजनों को अपन देखिए पहले बांटते हैं स्पर्शी या वर्गीय व्यंजनों में। तो ये देखिए मैंने लिख रखा है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। तो क वर्ग में हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और इनके 5 होते हैं, तो इनके कुल 5 × 5 = 25 होते हैं। कैसे होते हैं ये देखिए। क वर्ग में आता है क, ख, ग, घ और अंगा, तो ये 5 होते हैं। अंगा दोस्तों देखो ऐसे ही लिखते हैं, यहाँ पर बिंदी यहीं पर होनी चाहिए, आप इसमें ध्यान रखिएगा कि बिंदी लगती कहाँ से है। इन क वर्ग की ध्वनियों को कंठ से बोलते हैं क्योंकि इनका उच्चारण कंठ से होता है। फिर आते हैं च वर्ग में। च वर्ग में भी 5 होते हैं, च, छ, ज, झ और इया, ये भी 5 होते हैं और इनको तालु कहते हैं, तालु ध्वनि कहते हैं क्योंकि उनका उच्चारण तालु से होता है, तालव्य भी बोलते हैं। फिर ट वर्ग में आते हैं, तो ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, अड़, इनको मूर्धा वर्ण बोलते हैं क्योंकि इनका जो ध्वनि होता है, जीभ का आगे वाला हिस्सा मूर्धा से आकर टकराता है। अभी दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कंठ क्या होता है, तालु क्या होता है, मूर्धा क्या होता है, दंत, ओष्ठ, ये सब क्या होते हैं। फिर आते हैं त वर्ग पर। त वर्ग में भी 5 ध्वनियाँ होती हैं, त, थ, द, ध, न, इनको भी अपन दंत वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हें भी होते हैं कुल 5। फिर होते हैं प वर्ग। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, इनको ओष्ठ वर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये भी कुल होते हैं 5। तो आप इस तरह से ये 5-5 करके ये हो जाते हैं 25, यानी क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। तो इस तरह से ये होते हैं 25। तो इनको बोलते हैं अपन स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। दूसरा व्यंजन का प्रकार होता है अंतस्थ व्यंजन। अब ये आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या होती है कुल 4। ठीक है, जिसमें होता है य, र, ल और व, ये होते हैं 4। यानी व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। पहला एक स्पर्शीय व्यंजन जिनकी संख्या होती है 25, फिर होते हैं अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या होती है 4, और फिर होते हैं ऊष्म व्यंजन, इनकी भी संख्या होती है 4। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजन में य, र, ल, व आते हैं। अब आते हैं कहाँ पर, ऊष्म व्यंजन में। ऊष्म व्यंजन में आता है श, इसको तालव्य श बोलते हैं, फिर श मूर्धन्य श बोलते हैं, फिर श इसको दंत्य श बोलते हैं, और फिर आता है ह। तो स, स, ह, तो ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। अभी व्यंजनों में ही दुगुण व्यंजन आते हैं। इन्हीं द्विगुण व्यंजनों को उत्क्षिप्त व्यंजन भी बोलते हैं। इनकी कुल संख्या होती है 2। ठीक है, जिसमें आता है अड़ और ढ। जैसे अपन इसको लिखते हैं गाढ़ा, जैसे गाढ़ा लिखेंगे तो ऐसे हो जाएगा गाढ़ा। ठीक है, बिंदी लगाएंगे, अगर बिंदी नहीं लगाते अपन तो ये हो जाएगा गाढ़ा। तो ये होता है गाढ़ा। यहाँ पर एक आता है जीभ उत्क्षिप्त होकर उछल कर आती है। फिर इसको जैसे देख लीजिए बड़ा, तो इसको लिखेंगे ऐसे बड़ा, तो बड़ा में यहाँ पर ये आता है। अगर बिंदी आता है तो हो जाएगा बड़ा, तो आपको बड़ा पढ़ना होता है। फिर इन्हीं के साथ व्यंजनों में ही अपन अयोगवाह ध्वनियों को लेकर चलते हैं और अयोगवाह ध्वनियों को समझते हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ भी 2 होती हैं। ठीक है, तो अयोगवाह ध्वनियों की बात करते हैं। अयोगवाह ध्वनियाँ यानी जिनका कभी योग न हो उनको अयोगवाह कहते हैं। जैसे इसमें अनुस्वार आता है और विसर्ग आता है। दोस्तों ये याद रखने की बात है कि जब स्वर में ही इनको लोग काउंट कर लेते हैं, जबकि ये स्वर हैं नहीं। जैसे वासुदेव नंदन, कामता प्रसाद गुरु, सारे जो भाषा विज्ञानी हैं इनको अयोगवाह ध्वनि मानते हैं और जो है इनको व्यंजन के बाद ही रखते हैं। तो अनुस्वार और विसर्ग भी व्यंजन में ही आते हैं। तो अब इस तरह से
हमारे पास व्यंजनों की जब अपन बात करते हैं तो हमारे पास जो है 25 हो जाते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, और फिर उसके बाद हो जाते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन, और फिर हो जाते हैं 4 ऊष्म व्यंजन। तो 25 और 4 कुल हो जाते हैं 33। 2 होते हैं अपन द्विगुण व्यंजन, तो ये होते हैं 35, और 2 होते हैं अपने अयोगवाह। तो इस तरह से इनकी बात करते हैं। फिर अपन आते हैं संयुक्त व्यंजन पे बात करते हैं। तो संयुक्त व्यंजनों की कुल संख्या होती है 4। जैसे इसमें होता है छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये भी आते हैं हिंदी में। छ क धन स से मिलकर बना होता है, आधा क और मूर्धन्य श से मिलकर बना होता है। त्र आधा त और रस्सी र से मिलकर बना होता है। ज्ञ ज और इय से मिलकर बना होता है। स्र तालव्य श और रस्सी र से मिलकर बना होता है। दोस्तों, इससे प्रश्न हमेशा आते हैं। कभी कभी परीक्षाओं में सीधे सीधे इनके बारे में पूछ देता है कि यह किससे मिलकर बने होते हैं। तो ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जानना भी है और समझना भी है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें और समझाता हूँ। जैसे ये हो गए 4। तो अगर व्यंजनों की बात करते हैं, हमारे पास वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं, तो ये कुल होते हैं 52। जैसे 11 हो गए स्वर, 33 हो गए व्यंजन, 2 हो गए आपके द्विगुण व्यंजन, 2 हो गए आपके अयोगवाह, और 4 हो गए आपके संयुक्त व्यंजन। ये तो कुल इस हो जाते हैं क्या 52। तो हमारे पास वर्णों की संख्या कितनी है 52। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जहाँ से प्रश्न आते हैं। जैसे जब बात करते हैं यह भी तालव्य वर्ण है, ये याद रखना है कि तालु से बोला जाता है। र और ल ये वर्त से व्यंजन है। फिर व ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता है। व दंतोष्ठ वर्ण है। तो इन अंतस्थ व्यंजनों को अपन अर्ध स्वर भी कहते हैं, यानी य र ल व ये अर्ध स्वर भी कहलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न में आया है, ध्यान से सुनिएगा। फिर आते हैं स, ये तालव्य स है, ये मूर्धन्य स है, और ये दंत्य स है। अब मैं तालव्य, मूर्धन्य और दंत की बात आपको बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर एक फिगर है, ये मुंह का जो है ऊपरी छत है, और ये मुंह की फर्श है, और ये आपका गला है। यहाँ पर होता है आपका कंठ जो मैंने बता रखा है, और ये गला है। तो इसमें ये हो गई है कि आपकी जीभ, दोनों किनारे पर हो गई ये आपके ओष्ठ, और इन्हीं के पास हो गए दांत। अब बात आती है तालु और मूर्धा की। तो मुंह की छत का दांत की ओर वाला भाग यानी आगे वाला भाग मूर्धा कहलाता है, और गले की ओर वाला भाग क्या कहलाता है, तालु कहलाता है। तो जब जीभ बोलने पर आगे हिस्सा जहां से जाकर तालु से टकराए, मूर्धा से टकराए, दंत से टकराए, ओठ के सहारे बोले जाएं, उन्हीं को अपन जो है ध्वनियों के रूप में जानते हैं। तो आपको ये भी समझना जरूरी हो जाता है। ये रही वर्णमाला की बात। अपन चलते हैं अब आगे। अब हिंदी भाषा की बात करते हैं, तो यहाँ से जो है प्रश्न इम्पॉर्टेंट आ जाता है आपके लिए। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न आ जाता है और उसको अपन कैसे इस पर काम किया जा सकता है। तो अब देखिए हिंदी की बात करते हैं। हिंदी की आदि जननी संस्कृत मानी जाती है। हिंदी की आदि जननी कौन मानी जाती है, संस्कृत। हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण बात, यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी भाषा है, यानी इसको बोलने वाले लोग जो है दूसरे नंबर पर हैं, सर्वाधिक हैं। तो विश्व की पहली भाषा कौन सी हो गई, तो विश्व की पहली भाषा मंडारिन है, जो चीन देश की भाषा है। इसको बोलने वालों की संख्या अधिक है। जिस भाषा को बोलने वालों की संख्या के आधार पर भाषा को बड़ा और छोटा माना जाता है। एक और बात अब बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन हमेशा पूछा जाता है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 के भाग 1 के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि के साथ देश की राजभाषा है। याद रखना है दोस्तों, राजभाषा। इसको कभी कभी राज्य लिखा होता है, राष्ट्र लिखा होता है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दिमाग में सेट कर लेना है। यह हमारे देश की क्या है, राजभाषा। अब ये क्या है, मैं ये आगे राजभाषा क्या होती है, मातृभाषा क्या होती है, क्षेत्रीय भाषा क्या होती है, मानक भाषा क्या होती है, प्रमाणिक भाषा क्या होती है, बहुत सारी भाषाएं हैं। ये मैं आपको आगे वाले चैप्टर में बताने का प्रयास करूंगा। तो अभी आपको याद रख लेना है बस क्या, कि हिंदी हमारे देश की क्या है, राजभाषा है देवनागरी लिपि के साथ। अब हिंदी के विकास यात्रा की बात करते हैं कि हिंदी में कैसे बदल गई। तो फिर आती है, देखो पहले आता है संस्कृत। संस्कृत से हिंदी कन्वर्ट होकर चलती है पाली भाषा में, पाली से कन्वर्ट होकर चलती है प्राकृत भाषा में, प्राकृत से कन्वर्ट होकर चलती है अपभ्रंश भाषा में, अपभ्रंश से आगे बढ़ती है अवहट भाषा में, और अवहट होकर आती है हिंदी में। और हिंदी के भी दो रूप होते हैं, एक प्राचीन हिंदी हो जाती है और दूसरी जो है प्रारंभिक या आधुनिक हिंदी आपकी हो जाती है।
ठीक है। तो प्राचीन हिंदी में जैसे अपन गोरखनाथ की बाड़ियाँ, सरहप्पा, कड़हप्पा इनकी बात के लेकर आते हैं, और आधुनिक हिंदी में जैसे जो हमारे अभी भारतेंदु युग से शुरुआत होती है तो उन विद्वानों को रखते हैं। तो मैं इसको भी डिटेल करूँगा, आपको बताऊँगा। अब एक और बात मैं आपको बताने चल रहा हूँ, संस्कृत की जो बात होती है इसके भी दो रूप होते हैं, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत में वेदों की भाषा को महत्व मिलता है और लौकिक संस्कृत में आम जन लोगों की भाषा को शामिल किया जाता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट लाइन जीके का प्रश्न बन जाता है इसमें, पाली जो है, इस पाली भाषा में भगवान बुद्ध ने अपने सारे उपदेश दिए हैं। प्राकृत भाषा में भगवान महावीर ने अपने सारे उपदेश दिए हैं। और अपन अपभ्रंश और आहट को संक्रमणकालीन भाषा मानते हैं, संक्रमण का क्षेत्र रहा, यानी ये प्राकृत भाषा से हिंदी भाषा के बीच जो कन्वर्सेशन हुआ उसका ये क्षेत्र रहा, यानी ये संक्रमण भाषा का क्षेत्र रहा। अब अपन इसके आगे चलने का प्रयास करते हैं और फिर मैं बताता हूँ ध्वनियों के संदर्भ में आपको कुछ और महत्वपूर्ण बातें। अब देखिए, इसमें मैं बात करता हूँ अघोष ध्वनि की और सघोष ध्वनि की। तो अघोष और सघोष, तो इस कॉलम में जैसे मैंने वर्गीय व्यंजनों को रखा, जैसे ये क वर्ग को रखा, फिर ये च वर्ग को रखा, फिर ये ट वर्ग को रखा, फिर त वर्ग को रखा और फिर प वर्ग को रखा। तो इसमें क ख ग घ अंग, च छ ज झ इया, ट ठ ड ढ अण, त थ द ध न, प फ ब भ म। तो ये 5, ये कुल 25 जो है ये वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन है। अब इसमें अपन बात करते हैं कि कौन अघोष ध्वनि है और कौन सघोष ध्वनि है। तो अघोष ध्वनि और सघोष ध्वनि को समझना भी है। तो जैसे मैंने आपको बता रखा है अघोष ध्वनि कौन सी होती है, यहाँ देखिए, अघोष ध्वनि वह कहलाती है ध्वनियों के उच्चारण में जब स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है उनको अघोष बोलते हैं। घोष मतलब होता है कंपन, तो कंपन न हो तो वो अघोष हो जाता है, मतलब नहीं। और घोष मतलब जब ध्वनियों के उच्चारण में क्या बोलते हैं, स्वर तंत्रियों में कंपन हो तो उनको अपन बोलते हैं घोष। घोष या सघोष एक ही बात है, ठीक है। तो अपन अब यहाँ पर आइए देखिए, तो पहला है अघोष, यानी मैं इसको आपको एकदम आसानी से दिमाग में फिट कर रहा हूँ डायग्राम के साथ, यानी क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये जो है अघोष ध्वनियाँ हैं, यानी इनको बोलने में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। अब आते हैं घोष या सघोष की। तो घोष और सघोष में क्या होता है, क्या कि ग घ अंग, च छ ज झ इया, ड ढ अड़, द ध न और ब भ म, ये जो है आपकी क्या हो गई, घोष ध्वनियाँ हो गई या सघोष ध्वनियाँ हो गई। अब इसके बाद अपन इसको दिमाग में आप सेट कर लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, ऊपर लिख लीजिएगा अघोष अघोष, सघोष सघोष सघोष। तो उस हिसाब से आपको मिला लेंगे। जैसे पूछ देता है कि ड कौन सी ध्वनि है, घोष है कि अघोष है, तो अब आपने कॉलम बना लिया अघोष अघोष, फिर उसके बाद सघोष सघोष सघोष, और फिर उसके नीचे जब आपने लिख लिया क ख ग घ च छ ज ञ ट ठ ड ढ, तो ड आ गया, तो आपको दिख गया क्या किया, ड क्या है, सघोष ध्वनि है। तो इस तरह से आप अपना सही उत्तर दे सकते हैं और सही उत्तर कर सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं अल्प प्राण और महाप्राण की। अल्प प्राण किसे कहते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है। अल्प प्राण जब वर्णों के उच्चारण करने में मुंह से हवा कम निकलती है तो उसको अपन बोलते हैं अल्प प्राण, और जब मुंह से हवा अधिक निकलती है तो उसको बोलते हैं अपन महाप्राण। तो अब आइए देखते हैं अल्प प्राण कौन सी है, महाप्राण कौन सी है। तो इसका क्रम देखिए मैंने बैठा रखा है। पहले शुरुआत करते हैं अल्प प्राण से, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण और फिर अल्प प्राण आ जाता है, ठीक है। तो अल्प प्राण यानी अब इस तरह से हमने सेट कर लिया, यानी अल्प प्राण कौन है, क है, अल्प प्राण कौन है, प है, ये सब अल्प प्राण है। ख छ ठ थ फ, ये सब क्या है, महाप्राण है। फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। तो इस तरह से आप इन चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं कि अल्प प्राण कौन से हैं और जो है महाप्राण कौन से हैं। फिर इसमें एक और बात देखिए, पंचमाक्षर या नासिक के वर्ण, ये सारे के सारे जैसे पांचवें जो होते हैं वर्ग के पांचवें अंतिम वर्ण होते हैं, जैसे अंग इ अण न म, ये पंचमाक्षर कहलाते हैं। इनको अपन नासिक के वर्ण भी बोलते हैं क्योंकि इनको बोलने के समय में नाक से उच्चारण होता है, तो इनको अपन नासिक के वर्ण भी बोलते हैं। इनको मैंने यहाँ पर डिटेल बता रखा है। अब एक और बात कर लेते हैं जरा, जो छूटे थे य र ल व और स स स ह। तो अब देखिए य र ल व, इन सभी ये चारों अल्प प्राण होते हैं और ये चारों घोष होते हैं, यानी सघोष होते हैं,
ठीक है। फिर अब यहाँ पर आते हैं स स स ह, ये चारों जो है महाप्राण होते हैं, परंतु ह जो है इसमें सघोष या घोष होता है, और स स स तीनों स जो है क्या होते हैं, अघोष होते हैं। तो इस तरह से आपको ये भी समझना है, ठीक है। यहाँ से भी प्रश्न आ जाता है। अब देखिए मैंने सबको बता रखा है कि कौन सी कंठ ध्वनि है और कौन सी ध्वनि है। तो अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट का सिंबल भी है, आप इसको देखिएगा। कंठ ध्वनि में कौन सा आता है, जैसे अ आ क ख ग घ अंग ह और विसर्ग, ठीक है, ये जो है कंठ होते हैं। तालव्य कौन से हैं, जैसे ई च छ ज झ इय य स, ये जो है क्या होते हैं आपके तालव्य वर्ण होते हैं। फिर आइए मूर्धन्य वर्ण कौन से होते हैं, तो मूर्धन्य यानी मूर्धा से बोले जाते हैं। इसमें री ट ठ ड ढ अण र और स, ये जो है मूर्धन्य वर्ण होते हैं। फिर दंत्य वर्ण में आइए त थ द ध न ल स, ये होते हैं। फिर ओष्ठ में आइए ऊ यानी ओठ के सहारे बोले जाते हैं। आप जो है ओठ बंद करके, होठ खोल के इनको नहीं बोल सकते हैं, दोनों ओठ बोलने के समय चिपकते हैं। फिर है प फ ब भ म, ये ओष्ठ होते हैं। कंठ और तालु यानी दोनों के सहारे बोले जाते हैं, कंठ और तालु के सहारे ए ये दो होते हैं। फिर आइए कंठोस्थ वर्ण कौन से होते हैं, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों के सहारे बोले जाते हैं, ओ और औ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दंतोष्ठ एक ही वर्ण होता है जो हमेशा पूछा जाता है, ये वह होता है जिसको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें समझनी है। अब मैं इसको एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ आपको वर्णमाला के माध्यम से। तो वर्णमाला में जो है कुल वर्णों की संख्या होती है 52, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवाह होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। फिर अब आइए देखिए स्वरों की जब बात करते हैं तो स्वरों की संख्या कुल कितनी हो जाती है, 11, और जिसमें जो है आपके ये स्वर हैं, जैसे इनकी मात्राएं भी आपके सामने मैंने लगा रखी हैं कि आ किससे मिलकर बना होता है, अ धन अ से मिलकर बना होता है, बड़ी ई छोटी ई धन छोटी ई से मिलकर बनी होती है, बड़ा ऊ छोटा ऊ धन छोटा ऊ से मिलकर बना होता है, ए अ धन छोटी ई से मिलकर बना होता है, ए अ और ए से मिलकर बना होता है, ओ अ और ऊ से मिलकर बना होता है, औ अ और औ से मिलकर बना होता है। फिर ये होते हैं स्वर। फिर इनमें बात करते हैं मूल स्वरों की। तो मूल स्वर देखिए कौन से होते हैं, अ ई उ री, यानी इनका ये जन्म होता है, ये पहले से ही तय है। संयुक्त स्वर जो मूल स्वरों के सहायता से बनते हैं, जैसे आ ई उ ए ओ औ, ये होते हैं। फिर अब आते हैं इन व्यंजनों की तरफ। चलिए देखिए व्यंजनों में इंपॉर्टेंट जो मैंने लगा रखा है वो गोला कर लिया है। जैसे वर्गीय व्यंजन की बात करते हैं तो क कंठ वर्ग से बोला जाता है, क ख ग घ अंग, और ये लास्ट के सारे जो देखिए गोला कर रखा है अनुवांशिक या पंचमाक्षर वर्ण कहलाते हैं। च वर्ग में आइए ये तालु के सहारे बोले जाते हैं, च छ ज झ इया। फिर ट वर्ग मूर्धन्य वर्ण है, ट ठ ड ढ अड़। फिर है त वर्ग, ये दंत वर्ग है, त थ द ध न। फिर प वर्ग में ओष्ठ वर्ण है, प फ ब भ म। तो इस तरह इनको जो है अपन वर्गीय व्यंजन या स्पर्शीय व्यंजन भी बोलते हैं। अब आइए इंपॉर्टेंट की बात करते हैं अपन। तो देखिए मैंने जिसको भी गोला कर रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा प्रश्न परीक्षा में प्रश्न बनता है। अंतस्थ व्यंजन, इनको अर्ध स्वर भी बोलते हैं, यानी य तालव्य वर्ण है, र मूर्धन्य वर्ण है, ल दंत वर्ण है, व दंतोष्ठ वर्ण है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फिर उसमें आइए ये जो स है जिसको आप बड़ा स बोलते हो ये तालव्य है। फिर ये पेट वाला स बोलते हो जिसको ये मूर्धन्य स है। फिर ये सांप वाला स बोलते हो तो ये दंत स है। हाँ, ये कंठ ध्वनि है। फिर आते हैं अपन उत्क्षिप्त व्यंजन पर या द्विगुण व्यंजन पर। तो उत्क्षिप्त व्यंजन 2 होते हैं या द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं, एक अड़ और एक ढ। तो देखिए बड़ा में ये वाला आ रहा है, गाढ़ा में ये वाला आ रहा है, तो ये आपको ये जानना है। अयोगवाह 2 होते हैं, अनुस्वार होता है अंगा वाला और विसर्ग होता है अह वाला। तो इस तरह से आपको ये भी समझ लेना है। फिर मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि देखिए संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4। तो संयुक्त व्यंजन जो 4 होते हैं, तो संयुक्त व्यंजन 4 कैसे होते हैं, जैसे छ, क्षत्रिय छ। तो क्षत्रिय छ की जब अपन बात करते हैं तो ये आधा क और मूर्धन्य स से मिलकर बना होता है। जैसे इसका एक उदाहरण है क्षत्रिय। त्र की बात करते हैं तो ये आधा त और 80 र से मिलकर बना होता है। जैसे इसका एक उदाहरण शब्द है त्रिशूल। ज्ञ यानी आधा ज और य से मिलकर बना होता है। जैसे इसका एक शब्द है ज्ञानी। स्र, ठीक है, तालव्य श आधा और 80 र से मिलकर बना होता है। जैसे इसका एक उदाहरण है क्या, श्राप। तो आपको इस तरह से ये भी समझ लेना है। फिर मैं कुछ वर्ण चिन्हों की बात करता हूँ जो परीक्षा में आ जाते हैं। जैसे पहला एक वर्ण चिन्ह होता है क्या, अनुस्वार। हिंदी में 6 वर्ण चिन्ह होते हैं। तो पहला होता है अनुस्वार। अनुस्वार के लिए उदाहरण जैसे देखिए अंक लगा रखा है मैंने। फिर है आपका
अनुनासिक, अनुनासिक में जैसे आँख यानी अर्धचंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं, अनुनासिक वर्ण बोलते हैं इनको, ये इंपॉर्टेंट है। अर्धचंद्र बिंदु को या चंद्र बिंदु को अनुनासिक बोलते हैं। फिर आता है देखिए विसर्ग, विसर्ग को जैसे अतः। फिर आता है हल चिन्ह, जैसे देखिए हल चिन्ह लग गया तो वह वर्ण में अध्वनि क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है, अध्वनि का लोप हो जाता है। जैसे ये जो है क्या हो गया अब राजन। फिर है निम्न बिंदु, निम्न बिंदु मतलब नीचे हम जब बिंदु लगाते हैं, यानी विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को हिंदी भाषा में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके नीचे निम्न बिंदु या नुक्ता लगाते हैं। जैसे देखिए खाकी, मैंने खाकी में लगा रखा है। जैसे अगर लिखें अपन कागज, तो कागज में मैंने लगा रखा है, देखिए क के नीचे लगा रखा है। तो इस तरह से इसको जो अपन क्या बोलते हैं, नुक्ता या निम्न बिंदु चिन्ह बोलते हैं। फिर अर्धचंद्र बिंदु, यानी इसमें जो ऊपर की बिंदी हटा देते हैं, जैसे आपने लिख लिया डॉक्टर, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपके सामने ये सारी चीज़ों को रखने का प्रयास किया है। आप इसको जो है ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा। निश्चित ही इससे जो है हिंदी और संस्कृत भाषा में बहुत सारे 5-6 प्रश्न सीटेट टेट की परीक्षा में देखने को मिले हैं। फिर मैंने ये भी देखने का प्रयास किया है कि बाकी जो परीक्षाएं आती हैं, जैसे बीएड की परीक्षा होती है, लेखपाल की परीक्षा होती है, या पुलिस की परीक्षा होती है, या किसी भी जो परीक्षाएं होती हैं कॉम्पिटिटिव, उसमें सामान्य हिंदी से जो प्रश्न आते हैं तो वर्णमाला से बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो वर्णमाला का चैप्टर मैंने आप लोगों के पास रखा है और मैं प्रयास करता हूं कि ये आपको अच्छा लगा होगा और आप इस पर अपना काम करेंगे। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। आप सभी बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।